सांख्य दर्शन के विकासवाद को हमने संपूर्ण रूप से जान लिया, समझ लिया। किस प्रकार से प्रकृति से विकृति और जो 24 तत्व हैं उनका प्रादुर्भाव होता है, उनका विकास होता है, और किस प्रकार प्रकृति जो है, अचेतन प्रकृति, पुरुष के सानिध्य के कारण विकास का प्रारंभ हो जाता है। परंतु विकासवाद जो है उसका हमने विशेषताएं भी देखी, विकास किस प्रकार से होता है उसको भी हमने जाना। परंतु विकासवाद और डार्विन के, सांख्य और डार्विन के विकासवाद में अंतर को भी हमने समझ लिया। परंतु विकासवाद के विरुद्ध कुछ आपत्तियां भी की जाती है। हमने देखा कि कोई भी सिद्धांत जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसमें जो कमियां होती है वही आगे के दार्शनिकों को ये प्रेरित करती है कि उससे संबंधित नई समस्याएं, नया विज़न उन्हें देती है, नया दृष्टिकोण देती है, जिस संबंध में भी उस सिद्धांत के बारे में विचार किया जा सकता है, उस पक्ष से और उस परिप्रेक्ष्य में, उस पृष्ठभूमि में भी विचार किया जाता है। तो विकासवाद का जो सिद्धांत था उसकी संपूर्ण विशेषताओं को हमने जान लिया, परंतु कभी हमें किसी भी सिद्धांत की आलोचनाओं को भी समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। इसी संबंध में विचार करने के लिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जो सांख्य का विकासवाद है उसमें हमने कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं। वही है कि विकासवाद का प्रारंभ जो है वो पुरुष और प्रकृति का संयोग है, परंतु दोनों का संयोग सांख्य दर्शन में आरंभ से अंत तक एक समस्या के रूप में बना रहता है। सांख्य इस समस्या का कोई समुचित तर्क नहीं दे पाता, केवल उपमाओं के आधार पर इस बात को समझाने की चेष्टा करता है, परंतु ये बात संतोषजनक नहीं लगती है। उपमाओं के द्वारा पुरुष और प्रकृति के प्रयोग की व्याख्या करने में असफल रहता है सांख्य दर्शन, और इसके लिए वह क्या करता है, पुरुष और प्रकृति की सन्निधि से विकास का प्रारंभ हो जाता है, ऐसी बात कहने लग जाता है। परंतु यदि विकासवाद का प्रारंभ पुरुष और प्रकृति के सानिध्य से माना जाए तो फिर विकासवाद जो है वह शाश्वत हो जाएगा और विकास की क्रिया का कभी अंत ही नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष निष्क्रिय होने के कारण अपने को प्रकृति के समीप से कभी अलग करने में असमर्थ होगा, क्योंकि प्रकृति सक्रिय है और पुरुष निष्क्रिय है, और इस प्रकार प्रलय जो है वह असंभव हो जाएगा। इसलिए पुरुष और प्रकृति के सन्निधि से या सानिध्य से विकास का प्रारंभ होता है। इस बात की संतोषजनक व्याख्या जो है वह सांख्य दार्शनिक नहीं कर पाते। दूसरी बात हम जो देखते हैं वह ये है कि सांख्य के विकासवाद के विभिन्न विकृतियों के क्रम का कोई युक्तिपूर्ण प्रमाण नहीं है, क्योंकि विकासवाद के जितने तत्व हैं उनकी व्याख्या तार्किक दृष्टिकोण से मान्य हमें लगती नहीं है। ऐसा लगता है कि सांख्य ने विकासवाद के इस क्रम को बिना सोचे समझे मान लिया। विज्ञान भिक्षु ने इस दोष से अवगत थे, इस कारण सांख्य के क्रम का एकमात्र प्रमाण श्रुति कहा। परंतु विज्ञान भिक्षु के विचार को माने तो सृष्टि के क्रम की व्याख्या जो है वह तर्क से संभव नहीं हो पाएगी। फिर एक और हमारे सामने तीसरी समस्या आती है, वह ये कि प्रकृति जो विकास का आधार है विश्व की व्यवस्था की व्याख्या करने में असफल है। प्रकृति अचेतन है, विश्व की सारी वस्तुएं व्यवस्थित है। अचेतन वस्तु संसार की व्यवस्था का कारण कैसे हो सकती है? पत्थर, चूना, ईंट और जो अचेतन है तो सुंदर भवन का निर्माण स्वयं करने में असमर्थ होते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति अचेतन है और उससे विश्व की व्यवस्था और नियमितता का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए सांख्य का ये विचार कि समस्त विश्व का आधार प्रकृति है, ये हमें मान्य प्रतीत नहीं होता। आगे हम जो चौथे जो आक्षेप है या आपत्ति है उसकी बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि सांख्य ये मानता है कि प्रकृति से संसार की समस्त वस्तुएं निर्मित होती है। प्रकृति जड़ है। जब भी कोई भौतिक वस्तु से किसी पदार्थ का निर्माण होता है तो उस भौतिक वस्तु में न्यूनता आ जाती है। इस दृष्टि से प्रकृति में जिससे सारा संसार विकसित होता है न्यूनता आनी चाहिए, परंतु इसके विपरीत सांख्य की प्रकृति में किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। प्रकृति के समस्त वस्तुओं का विकास होता है, परंतु प्रकृति का स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है।
इस यहाँ पे हिरियना, प्रोफेसर हिरियना जो है, उन्होंने सांख्य के विकासवाद की एक विशेषता को बताया है, वो ये कि सांख्य का विकासवाद जड़ अविनाशी है और इसकी मान्यता पर आधारित होता है। अगर हम ये बात माने तो उनकी आलोचना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जो सांख्य के विकासवाद की मान्यता को नहीं समझ पाते। तो हम आगे बात करते हैं सांख्य दर्शन के विरुद्ध जो 5वां आक्षेप है वह यह है कि विकासवाद को प्रयोजनात्मक कहना भ्रामक है। विकास प्रकृति में होता है जो अचेतन है। यद्यपि प्रकृति अचेतन है फिर भी वह निष्प्रयोजन नहीं है। सांख्य अचेतन प्रयोजनवाद का समर्थक है, परंतु इसके विरुद्ध हम ये कह सकते हैं कि अचेतन वस्तु का प्रयोजन मानना हास्यास्पद लगता है। सांख्य ने अचेतन प्रयोजनवाद की व्याख्या उपमा से करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार गाय के स्तन से अचेतन दूध है बछड़े के पोषण के लिए प्रवाहित होता है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति पुरुष के भोग के लिए संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं का विकास करती है। यहाँ पर एक बात पर ध्यान नहीं दिया गया, वो ये कि गाय एक चेतन जीव है। गाय के स्तन से दूध का संचार मातृत्व की भावना से प्रेरित होकर होता है। इस उपमा को अचेतन प्रयोजनवाद का उदाहरण कहना भ्रांति मूलक है। यही बात अन्य उपमाओं के साथ भी लागू होती है। इसलिए सांख्य का अचेतन प्रयोजनवाद जो है वह विरोधाभास प्रतीत होता है। सांख्य के विकासवाद में छठा आक्षेप है वह ये होता है कि विकासवाद की प्रथम विकृति बुद्धि है। बुद्धि के मुख्य कार्य हैं निश्चय और अवधारण। बुद्धि के निर्माण के बाद ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विकास होता है। इन विषयों के निर्माण के पूर्व बुद्धि अपना कार्य कैसे संपादित कर सकती है? अतः बुद्धि को प्रथम विकार मानना संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। तो ये सारे जो आक्षेप हैं उनके बाद में एक अंतिम आक्षेप जिसके बारे में हम विचार करना चाहेंगे वो ये कि सांख्य प्रकृति के द्वारा विश्व के विकास और प्रलय की संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। प्रकृति कभी विश्व का विकास करती है तो कभी विश्व का विध्वंस। प्रश्न यह है कि प्रकृति विकास की क्रिया को रोककर एकाएक प्रलय की ओर क्यों अग्रसर होती है? इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर जो है वह सांख्य दार्शनिक नहीं दे